नमस्कार, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स में आज जश्न का माहौल देखने को मिला। खुद को बीजेपी का नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी के घर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। उनकी दादागिरी से सोसाइटी के लोग बेहद परेशान थे, लेकिन सवाल यह है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। इस बीच श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर के कोर्ट में अपनी सरेंडर के लिए एक अर्जी पेश की है, जिसको लेकर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे नोएडा अथॉरिटी का ये बुलडोजर ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा और घर के आगे और पीछे के अवैध कब्जे जमींदोज कर दिए। उसके घर के सामने पार्क में अवैध तरीके से लगाए गए पेड़ भी उखाड़ दिए गए। श्रीकांत ने अपने ग्राउंड फ्लोर के घर से बेसमेंट जाने के लिए दीवार तोड़कर अवैध तरीके से एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जब तक सूरज चांद रहेगा। इस कार्रवाई से सोसाइटी के लोग इतने खुश हुए कि लोगों ने तालियां बजाकर मिठाई बांटी। ये नज़ारा कुछ इस तरह था जैसे किसी फिल्म में खलनायक की हार हुई हो। जो आज अथॉरिटी ने कार्रवाई करी, नोएडा अथॉरिटी ने, हम बहुत खुश हैं। यहाँ नोएडा के डीएम को थैंक्स बोलना चाहेंगे और अथॉरिटी को थैंक्स बोलना चाहेंगे, बीजेपी टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे। कुछ हद तक हमारी जीत हुई है। यह अतिक्रमण हम रोज देखते थे और हमें बुरा लगता था कि हमारे आंखों के सामने ये बन गया और हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज योगी जी ने इसको गिरा के हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी जनता की, आम जनता की आवाज़ को बुलंद किया। इससे पहले रविवार रात 7 लोग जबरन ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरोप लगा कि ये श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए गुंडे हैं। जब सोसाइटी के लोगों ने उन्हें घेर कर हंगामा शुरू कर दिया तो बीजेपी के सांसद महेश शर्मा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि उनकी सरकार में ये सब हो रहा है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद नोएडा के डीएम, कमिश्नर और विधायक पंकज सिंह पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे। फिर कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित महिला को सुरक्षा दी गई। श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और उसके 7 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी और टावर का उन्होंने एड्रेस बना के और वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ही वो वहाँ पे एंटर किए हैं। अच्छा। अभी उनसे पूछताछ हो रही है। उनके विरुद्ध भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, हाउस ट्रेसपास का केस रजिस्टर। जो भी अक्यूज्ड की अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली है। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उस पर भी जो कानूनी जाँच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब तक इस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी नेताओं के काफी करीब है। फिलहाल फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। नोएडा के भंगेल गांव का रहने वाला श्रीकांत त्यागी भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीनें बेचकर करोड़पति बना। उसके पास अब भी लाखों रुपए का किराया हर महीने आता है। बीजेपी भले ही कहे कि श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पर बीजेपी को लेकर उसके पोस्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ये बात और है कि शुक्रवार तक खुद को दबंग बताने वाला श्रीकांत त्यागी अब 25,000 का इनामी बदमाश हो चुका है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक सवाल जवाब भी हो रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद महेश वर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इस पूरे प्रसंग को लेकर वो शर्मिंदा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वालों को किसका संरक्षण हासिल है। श्रीकांत त्यागी के मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, काफ़ी गुस्सा आपको आया है, वो काफ़ी वायरल हुआ है आपका रिकॉर्डिंग, और जिस तरह से प्रशासन ने आपको लगता है कि थोड़ी देर कर दी है, इसके कारण ज़्यादा इसमें मामला तूल पकड़ लिया। देखिए, मैंने बताया ना कि मेरा गुस्सा उस बहन के दर्द के लिए प्रति था कि जब उसने देखा कि एक ऐसा शरारती व्यक्तित्व किस तरह से उसे दुर्व्यवहार कर रहा है। मोदी जी और योगी जी की सरकार में जहां माताओं बहनों के प्रति दुर्व्यवहार का कोई स्थान नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, मैंने उसी वक्त आक्रोश में ये बात गृह सचिव को बताई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से संज्ञान लेकर 4 मिनट में मुझे कॉल बैक आया कि कमिश्नर और जिलाधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने तुरंत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की बात करी, उन्होंने सिक्योरिटी गनर उस महिला को उपलब्ध कराया, और साथ में अभी आप देख रहे हैं कि जब आप अपेक्स के लोग आक्षेप लगाते हैं, मीडिया के लोग, कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिवली काम करता है, बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ काम करता है जिसका कोई धर्म, जाति, बिरादरी और राजनीतिक व्यवस्थाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वह कार्य होती दिखा आपने। वह अवैध निर्माण तोड़ दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें पूरे देश भर में छापे मार रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी वह गिरफ्तारी भी होगी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता वो है और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो है। देखिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में फ़ोटो खिंचवा लेना, कुछ शातिर लोग होते हैं जो फ़ोटो खिंचवाने में एक्सपर्ट होते हैं, कभी भीड़ का हिस्सा बनेंगे, कभी बधाई देने के नाम पर कहीं पहुंच जाएंगे और वो फ़ोटोएँ खिंचवा लेते हैं। लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष ने भी, हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसको कहा है कि वो हमारी पार्टी का किसी भी तरह का सदस्य नहीं है। तो आगे किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, ये कार्रवाई अपने आप में एक संदेश देगी उन सभी बदमाशों के लिए, उन सभी गुंडों के लिए जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त है कहीं ना कहीं, और मुझे विश्वास है कि अब उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी चीज़ें सामने आएंगी कि कहीं कोई संरक्षण की बात या जो विषय बार बार उठा रहे हैं लोग, उस पर भी चर्चा होगी कि कोई ऐसा संरक्षण तो उनको कहीं से प्राप्त नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को नोएडा पहुंचना चाहिए था और वहां से प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि माफी नहीं, उसको सजा दो। क्या उन्होंने कहा? शर्म आती है कि सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी, और सही मायने में अगर आप ट्विटर में देखें, कहीं भी देखें जो वीडियो चल रहा है, जिस अभद्र गालियों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरह से आपकी जबान नहीं खुल रही है, इसका मतलब है कि आप लोगों को महिला सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता व 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसका गुंडा राज और अवैध कारोबार फला फूला? बिहार में फिर बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच दरार नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अलग होने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि इस सबको दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी गुट के 2 मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार ने मुलाकात की और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है? अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं आपको। बिहार के जो नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आगे भी हम इस गठबंधन धर्म के माध्यम से एनडीए को इंटैक्ट रखेंगे। उसमें किसी प्रकार का, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता है वो बेबुनियाद है, गलत है
और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। संसद में मॉनसून सत्र खत्म हुआ और इसी के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की विदाई भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू को उनके वन लाइनर्स के लिए याद किया, तो वहीं विपक्ष ने उन पर निशाना साधा कि सदन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल का जवाब भी नहीं दिलवाया। And Prime Minister told me in the parliamentary body meeting and the party president then, to which I belongs to, that I am being selected. I was in tears. I didn't ask for this. But you know that I was a disciplined soldier of the party. Party has given the mandate. I obliged it and I resigned from the party. There were tears not because of my shirking the responsibility, because I have to leave the party. आपके वन लाइनर्स वीक लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू की राज्यसभा से विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके रहते राज्यसभा में कामकाज 70% बढ़ा और इस दौरान करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। श्री डेरेक ओब्रेन, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जब खड़े हुए तो उन्होंने याद दिलाया कि सांसद रहते वेंकैया जो पैमाने अपनाते थे वो सभापति के रूप में उन्हें भूल गए। कई अहम मसलों के समय या चेयर पर नहीं रहे या खामोश रहे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो सदन में प्रधानमंत्री से किसी सवाल का एक जवाब नहीं दिलवा सके। You would have tried hard to get our honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमतौर पर राज्यसभा में चेयरमैन के सम्मान में दिए गए विदाई भाषण औपचारिक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सदन से विपक्ष की नाराजगी इतनी गहरी रही है कि वो उनके विदाई भाषण में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ गई। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि हर किसी को अच्छी शिक्षा और इलाज मिलना चाहिए। इसी के साथ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन लोगों ने अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया है उन्हें गद्दार माना जाए। मैं आज मांग करता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए अच्छा, शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। इस देश के हर परिवार के लिए 300 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया जाना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं कि जब तक किसी को रोजगार न मिल जाए, उस बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया जाना चाहिए। और आज मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के कर्जे माफ किए,
कानून लाया जाए, इसको देश के साथ गद्दारी घोषित किया जाए। छुआछूत के विरोध में एक रैली आज दिल्ली आनी थी, जिसे हरियाणा में रोक लिया गया। गुजरात से निकली इस रैली का ये मकसद था कि राष्ट्रपति को 1000 किलो से ऊपर का सिक्का भेंट करना। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करते ये दलित समाज के लोग हैं जो छुआछूत मुक्ति अभियान के तहत दिल्ली आकर 1111 किलो का पीतल और तांबे का ये सिक्का और 1-1 रुपए के सिक्के के रूप में 20 लाख रुपए संसद को भेंट करना चाहते थे, ताकि संसद एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर उनको छुआछूत नाम की गंभीर सामाजिक बीमारी से मुक्ति दिलाए। पिछले 42 साल में भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है। 55,500 से अधिक दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ है। 12.5 लाख अत्याचार के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। हाँ। तो हम बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो विकास अगर सही में हुआ है तो हिंसा तो कम होना चाहिए। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, हाँ, तो आज़ादी का मतलब क्या है अगर छुआछूत रहने वाला है तो ये किसी को भेंट करने ले जा रहे थे? तो हम ये पार्लियामेंट को भेंट करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि संविधान ने जिम्मेदारी दिया है पार्लियामेंट को छुआछूत हटाने का। इन कार्यकर्ताओं का इरादा राज्यों के मुख्यमंत्री को भी अलग अलग सिक्के भेंट करने का था। इनका कहना है कि छुआछूत के खिलाफ कानून तो है, लेकिन भेदभाव जारी है। आज भी कहीं पर दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो कहीं स्कूल में दोपहर के खाने में दलितों की अलग लाइन लगती है। छुआछूत सिर्फ छूने वाला छुआछूत नहीं है। हाँ। वो मंदिर प्रवेश भी नहीं है, किसी भी मंदिर में हमें जाने नहीं देते। गांव में मेरे दलितों की अलग लाइन बनाई जाती है, जमने के लिए अलग से स्पेशल दिया जाता है, उसको मध्याह्न भोजन देते हैं ना वो। अच्छा, जो दो मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील होता है ना, वो अलग हाँ, से दिया जाता है। स्कूल के अंदर वो अलग से लाइन बनती है? अलग से बनती है, अभी तक भी अलग से ही बन रही है। ये दलित एक्टिविस्ट बताते हैं कि पीतल, तांबा और 1-1 रुपए का चंदा मांगकर गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 1 अगस्त को चली भीम रुदन यात्रा दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के शाहजहांपुर पर पुलिस ने ये कहकर रोक दी कि 15 अगस्त के चलते इतने सारे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बेशक ये लोग ये यात्रा दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस यात्रा ने एक बार फिर ये बताया है कि तमाम कानून बनाने के बावजूद भी छुआछूत नाम की भयानक बीमारी आज भी हमारे देश में न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई भी आसान नहीं है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।